नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे होंगे? स्वस्थ हो? अपने पढ़ाई को निरंतर जारी रख पा रहे होंगे। अपने एसीसी के आज तीसरी क्लास है। 2 क्लास हम पूर्व में कर चुके हैं, उनका आप एक बार अध्ययन करना और तीसरी क्लास तक पहुंचना है। तीसरी क्लास में क्या चीज दी गई है? प्रारंभिक हस्तक्षेप। प्रारंभिक हस्तक्षेप का मतलब हम पढ़ रहे थे प्रारंभिक बाल्यावस्था। और प्रारंभिक बाल्यावस्था मैंने बता दिया दोनों क्लासों में कि जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक का काल होता है, और इसी कालांतर में जो जो स्थितियां रहती है, जो उद्देश्य रहते हैं, जो घटक रहते हैं, जिस कारण से बच्चे का विकास होता है, विकासात्मक स्वरूप सामने आता है, जिस प्रतिक्रिया को अपन अपनाते हैं, वो सारे अध्ययन हमने कर चुके हैं। अब इसमें हस्तक्षेप किस प्रकार के आ सकते हैं, किस प्रकार की बाधाएं हैं वो उत्पन्न हो सकती है, उसके बारे में विस्तार पूर्वक हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो देखिए प्रारंभिक हस्तक्षेप। अब प्रारंभिक हस्तक्षेप को जांचने या पढ़ने से पूर्व हम विकासात्मक पड़ाव को पढ़ते हैं कि विकासात्मक पड़ाव किस तरह से रहते हैं, विकास बच्चे का किस किस दौर से होता है, किस तरह से होता है, और इसी के अंदर हम आने वाले हस्तक्षेप या बाधाओं के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो क्या कहता है कि विकासात्मक पड़ाव क्या कहते हैं कि विकासात्मक पड़ाव का अभिप्राय आयु के अनुसार, क्या चीज है, आयु के अनुसार विकास के प्रत्येक आयाम में अर्जित कौशल व दक्षताएं हैं। विकासात्मक पड़ाव क्या है कि विकास, व्यक्तित्व विकास का अभिप्राय है कि व्यक्ति अपनी आयु के अनुसार विकसित होता है, और आयु के अनुसार विकास में प्रत्येक आयाम को जो वो प्राप्त कर रहा हो, प्रत्येक आयाम जो वो सीख रहा हो, उसके द्वारा अर्जित जो कौशल हैं, उसकी अर्जित कौशल और उनकी दक्षताएं, ये क्या है, उसके विकास है। सामान्य परिस्थितियों में बच्चों के से अपेक्षित यह है कि वे संबंधित आयामों में अपेक्षित विकासात्मक पड़ाव प्राप्त कर लें, अर्थात यह अपेक्षित है कि कुछ दक्षताएं एक खास आयु में की सीमा तक ही प्राप्त करनी होगी, और यदि बच्चे विकास के सामान्य प्रारूप से पीछे रह जाते हैं तो उनका विकास विलंबित हो जाता है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि बच्चा जब विकासात्मक पड़ाव में पहुंचता है तो उस समय वह अपेक्षित पड़ाव या अपेक्षित विकास, उसकी दक्षताएं देखते हैं, तो किसी एक वर्ष या किसी खास वर्ष की या किसी आयु में सीमित समय का विकास है वो हो पाता है। लेकिन उस सीमित विकास में सामान्य प्रारूप से भी अगर व्यक्ति पीछे रह जाता है तो उसे विकासात्मक उसका विलंबन हो जाता है या रुक जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि उन बच्चों के निर्धारित समय पर, यानी समय अनुसार विकासात्मक पड़ाव जो मिलते हैं, इनको प्राप्त नहीं किया जा सकता, और एक उम्र विशेष में जैसी आशा की जाती है वे उसे दर प्रतिदर नहीं रख पाते, उसे बिछड़ते जाते हैं या पीछे से रह जाते हैं, जिसके कारण विकासात्मक पड़ाव तक पहुंचने में असफल हो जाते हैं। यानी किसी विशेष अवसर या वर्ष में व्यक्ति का जितना विकासात्मक या सामान्य रूप से विकास होना होता है, वह विकास वहां तक न हो पा रहा हो तो वह व्यक्ति, उस व्यक्ति की विकासात्मक प्रतिक्रियाएं रुक जाती है, प्रभावित हो जाती है, जिससे वो जिन सफलताओं को प्राप्त करना चाहते हैं या जिस परिणाम को हम प्राप्त करना चाहते हैं वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। जिसका कारण क्या हो सकता है कि बच्चों में विकास के विलंबन नहीं हो जाते हैं। विलंबन के कारण क्या क्या हो सकते हैं? वंशानुक्रम कारण हो सकता है, प्रसव या जन्म के समय की जटिलताएं हो सकती है, बीमारियां हो सकती है, या जन्म के बाद की कोई दुर्घटना हो सकती है। हम पढ़ यही रहे थे कि प्रारंभिक हस्तक्षेप, प्रारंभिक विकास में हस्तक्षेप किस प्रकार आ सकता है, तो इसके लिए हमने विकास के आयाम को चुना था कि विकास, अगर व्यक्ति का विकास अगर किसी समय अनुकूल या समय या अवधि के अनुरूप एक निश्चित समय या निश्चित सामान्य परिस्थिति में हो पाना अति आवश्यक है। अगर उस निश्चित अवधि में निश्चित या सामान्यतः विकास नहीं हो पाता तो उस बच्चे में विकास है वो विलंबन हो जाता है, आडंबनाएं आ जाती है, रुक जाता है। और इस रुकने का विकास रुकने का कारण है या मुख्यतया कारण जो रहता है वो क्या रहता है? वंशानुक्रम रह सकता है।
कौन सा रहता है? वंशानुक्रम रह सकता है। प्रसव या जन्म के समय या बच्चा जब जन्म होता है उस समय आने वाली जटिलताएं, कठिनाई होती है, उसका कारण भी हो सकता है। या किसी न किसी प्रकार की बच्चे को बीमारी है वो घेर लेती है तो बीमारी का कारण भी बन सकता है। या जन्म के बाद बच्चे के साथ किसी प्रकार की दुर्घटना घटित हो जाती है तो बच्चे का विकास पूर्णतः समय अनुरूप और समय के अनुकूल सामान्य परिस्थिति से क्या रह जाता है? पीछे रह जाता है, जिसके कारण कुछ बाधाएं वो बच्चे के सामने या विकास में हमें देखने को मिलती है। आगे देखिए, बच्चे के विलंबित विकास यानी विलंब विकास के संकेतों का अवलोकन करना आवश्यक है कि बच्चों के में विलंबन विकास है वो किस प्रकार से आ सकता है। इसके संकेत जो हमें मिलते हैं उसकी तरफ दृष्टिकोण ध्यान देना अति आवश्यक है, जिससे उपयुक्त या समय अनुसार हस्तक्षेप उपलब्ध कराया जा सके। यानी ये जो हमारे सामने बाधाएं आई थी, कौन कौन सी? वंशानुक्रम की आई थी, जन्म के समय की कुछ आई थी, बीमारियों की आई थी, या जन्म के बाद कोई दुर्घटना बच्चे के साथ घटित होती है, तो इस प्रकार के हस्तक्षेप जो उपलब्ध होते हैं तो उसका समाधान समय के अनुरूप हमें करना चाहिए। इस संकेत की ओर दृष्टिकोण रखना है। प्रारंभिक हस्तक्षेप का तात्पर्य यह हुआ कि बच्चों की विकासात्मक और अधिगम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अतिशीघ्र उठाए गए कदमों में से जिसे विकासात्मक विलंब का प्रभाव को कम किया जा सके। जिससे अभिप्राय है कि बच्चों को जीवन में अतिशीघ्र सही हस्तक्षेप प्राप्त हो, जिससे समय पर उनका मस्तिष्क नई चीजें सीखने को सर्वाधिक ग्रहणशीलता प्राप्त कर सके। ये शब्द इसमें जो आए हैं वो काफी कठिन है। इसे मैं सरल तौर या सरल भाषा में अगर आपको बताना चाहूं तो सीधे से बात ये कहना चाह रहा है कि प्रारंभिक हस्तक्षेप जो बच्चे के साथ होते हैं, जो बच्चे को प्राप्त होते हैं, तो सत्य का तात्पर्य ये हुआ कि बच्चों के विकासात्मक और अधिगम की जो आवश्यकता होती है इसे पूरा करने के लिए व्यक्ति को अतिशीघ्र कुछ न कुछ उपाय या जो बाधाएं आ रही है उसे कुछ न कुछ तरीकों से हटाया जा सके। और जितना जल्दी विकासात्मक बाधाओं को हम हटाएंगे उतने ही जल्दी प्रभाव से बच्चे के मस्तिष्क का विकास या नई चीजें सीखने या अधिगम करने की सर्वाधिकता को वो प्राप्त कर सकता है, ग्रहण कर सकता है। ये सामान्य सी बात थी। आगे चलिए कि इसीलिए बच्चों की स्वास्थ्य संबंधित जांच नियमित होनी चाहिए। पहली चीज ये हस्तक्षेप जो आ रहा है वो बाधा जो आ रही है उसे रोकने के लिए बच्चे का सर्वप्रथम नियमित रूप से या स्वास्थ्य से संबंधित जांच है वो की जानी चाहिए। ठीक है, इसका रिकॉर्ड भी रखा जाना चाहिए बच्चे का कि भाई आज हमने जांच करवाई है तो इसमें किस प्रकार की बच्चे की शारीरिक बनावट है या शरीर में किस प्रकार की खोज खरोच आई है या किस प्रकार की बच्चे के सामने विकासात्मक बाधा आई है या नहीं आई है या विकास कहाँ तक किस स्तर तक पहुंचा है, इसके बारे में या इसका रिकॉर्ड या रिपोर्ट इसकी हमें बच्चे की रखनी चाहिए। और आगे ये क्या कह रहे हैं कि उनकी स्वास्थ्य से संबंधित जांच सामान्य स्वरूप में हो, शरीर की संरचना कैसी बनी हुई, उसकी धड़कनों का रिकॉर्ड रखना है, श्वास दर का रिकॉर्ड रखना है, शारीरिक तापमान का रखना है, लंबाई उसकी कितनी है, वजन उसका कितना है, इसका मापतोल हमें रखना है, छाती और पेट का मापतोल भी इसमें शामिल किया गया है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि बच्चे के समग्र विकास में होने वाले जो शारीरिक बनावट है, जो हमारे अंग है, तो किस अंग का कितना क्या कहाँ कौन सी जगह पे विकास हुआ है या विकास नहीं हुआ है, इससे संबंधित जो रिपोर्ट हमें प्राप्त होती है उसका डाटा हमें रखना अति आवश्यक। समझ में आगे चीज क्लियर है? आगे देखिए आगे क्या कह रहे हैं, गला, आंख, कान, नाक, दांत, त्वचा, बाल, नाखून, दृष्टि, स्वर्ण, मासिक परिवर्तन, अंगों का संचालन, पेशाब और मल का प्रशिक्षण होना चाहिए। यानी बच्चे का संपूर्ण रूप से विकास करने के लिए समग्र या संपूर्ण जांच या स्वास्थ्य संबंधित जांच हमारे पास होनी अति आवश्यक है, जिसके माध्यम से ही हम बच्चे के विकासात्मक बाधाएं जो आती है या विकास में कोई हस्तक्षेप प्राप्त होता है तो उस हस्तक्षेप को हम जल्द से जल्द पहचान करके उसकी प्रतिक्रिया को अपना करके दूर कर सकते हैं या किसी न किसी समाधान से इन हस्तक्षेप को दूर कर सकते हैं, ताकि बच्चे के मस्तिष्क और शारीरिक विकास जो होता है वो पूर्णतया पूर्ण समय पर समय अनुकूल चल सके। ठीक है, आगे देखें, ये प्रशिक्षण उनकी कमियों की को शुरुआत
में ही पहचानने में मदद करते हैं। इतने परीक्षण कौन कौन से? शरीर की संरचना, धड़कन की संरचना, श्वसन की दर कितनी, शारीरिक तापमान कितना होना चाहिए, वजन और माप, लंबाई और वजन कितना है, छाती और पेट की लंबाई या माप कितना है, त्वचा, आंख, कान, नाक, दांत, बाल, कान, नाखून, ये सारी चीजें जो है इनका हमें रिकॉर्ड रखना है। और ये रिकॉर्ड हमें क्या बताता है कि बच्चे के अंदर प्रारंभ में, यानी इस प्रशिक्षण से पता चलता है कि बच्चे के विकास में प्रारंभ में ही या शुरुआत में ही आने वाली बाधाओं का हमें पता चलता रहता है, जिसका हम समय अनुकूल समय पर क्या कर सकते हैं? निदान कर सकते हैं। यदि प्रारंभ में ही किसी समस्या को पहचान लिया जाता है तो उसका तत्काल ध्यान लगाया जा सकता है, जिससे उसे हस्तक्षेप से बचाया जा सके, उसकी बाधाओं से बच्चे के विकास को रोका ना जा सके, बचाया जा सके। आगे क्या कह रहे हैं कि शारीरिक और संवेदिक क्षति को विकास में सबसे बड़ी बाधक है। कौन सी चीज? शारीरिक और संवेदिक क्षति, यानी बच्चे के विकास में सर्वाधिक बाधित जो तत्व माने जाते हैं, सर्वाधिक बाधा तत्व माने जाते हैं, वो कौन से रहते हैं? या तो शारीरिक होंगे या संवेदी क्षति होगी। यानी जैसे बच्चे का हाथ टूट गया, आंख में लग गई, कान से सुनाई नहीं दे रहा है, यानी किसी न किसी प्रकार की शारीरिक बनावट में आने वाली बाधा बच्चे के विकास को क्या कर सकती है? रोक सकती है। विकासात्मक स्तर को क्या कर सकता है? नीचे कर सकता है। क्लियर चीज? आगे देखिए, बच्चे के विकास में सबसे बड़े बाधक तत्व बनते हैं। और उदाहरण के लिए, यदि किसी बच्चे में संवेदिक क्षति है तो उसे अपने वातावरण के साथ अंतःक्रिया करने की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ रिपेल प्रभाव, यानी ऐसी परिस्थिति जिसके में किसी भी स्थिति या परिणाम स्वरूप को एक समस्या उत्पन्न हो और नवीन समस्या के परिणाम स्वरूप पुनः एक नवीन समस्या उत्पन्न हो और यह क्रम आगे से आगे चलता रहे, तो हो सकता है कि बच्चे का भाषा और सामाजिक संवेगिक विकास में भी धीमा हो सकता है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि बच्चे में शारीरिक या संवेदी कुछ बाधाएं बच्चे में मिलती है, प्राप्त होती है, और समय अनुकूल समय पर उसका निदान नहीं किया जा सकता, निपटारा नहीं किया जा सकता, पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता, तो वह समस्या दिनों दिन बढ़ती जाती है और किसी नए रूप में उभर करके सामने आती है। मान लो किसी प्रकार का बच्चे के साथ रिपेल प्रभाव हुआ हो, यानी ऐसी कोई समस्या उत्पन्न हो गई जिसका निदान हमने कर दिया और उसी समस्या में से कोई एक अन्य समस्या निकल करके आती है और उसका भी निदान नहीं कर सकते, तो वह आगे जा करके धीरे धीरे बच्चे के भाषा और सामाजिक विकास, शारीरिक विकास में बाधा तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ भाषा और सामाजिक विकास जो होता है बच्चे, उसमें भी बाधक तत्व बन सकता है या बाधा सामने आ सकती है। तो इसे निपटारा कैसे पाना है वो भी देखेंगे कि यदि किसी बच्चे को बार बार बुलाया जाता है फिर भी वह नहीं सुनता, तो इसका अर्थ ये हुआ कि उसकी सुनने की क्षमता में कोई समस्या है। हम कहते हैं कि कोई बच्चा कान से बहरा है, उसे सुनाई नहीं देता, तो उसकी जांच हम कैसे करते हैं? उसे बार बार बुलाते हैं, उसे आवाज लगाते हैं, उसे पुकारते हैं, उसका नाम लेकर के उसे आवाज देते हैं कि बच्चे इधर आओ, तो वो नहीं सुनता। वो नहीं सुन रहा, इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे में सुनने की जो क्षति है, स्वर्ण जो तंत्रिका तंत्र है, वो काम करना बंद कर दिया। इससे हमें यह पता चल गया कि बच्चे के सुनने के जो विकास हो रहा है, शुभोपल्ली का जो विकास हो रहा है, या कौशल का जो विकास हो रहा है, या सुनने के कौशल में जो विकास हो रहा है, उसमें बच्चे में क्या आ जाएगी? बाधा आ जाएगी। ठीक है। सेम इसी तरह यदि कोई बच्चा एक निश्चित आयु के बाद भी नहीं बोल पाता, तो उसे बोलने की कुशलता के विकास के लिए सहयोग की आवश्यकता होती है। यानी कुछ बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें तो हम बुलवाते हैं, ये पापा, ये मम्मी, ये चाचा, ये बुआ, ये पानी है, इस तरह से हम बच्चे को बुलवाते रहते हैं। और एक निश्चित अवधि या समयावधि होती है जिसके अनुरूप बच्चा क्या करता है? बोलने की प्रतिक्रिया को अपनाता है। वो बोलने की कोशिश करता है, या बुलवाने की कोशिश घर वालों के द्वारा की जाती है, परिवार के द्वारा की जाती है, माता पिता के द्वारा की जाती है। जब बच्चा उन शब्दों को या उन चीजों को नहीं बोल पाता, तो हम ये समझते हैं कि बच्चे के बोलने में कुछ ना कुछ समस्या है। जैसे हम कह सकते हैं बच्चे की जीभ है वो भारी है,
समस्या तो हो सकती है, बच्चे की अगर जीभ भारी है, वो तुतला रहा है, तो मतलब कुछ न कुछ समस्या आ रही है और समय अनुकूल समय पर उसी का समाधान या निदान किया जा सकता है। आगे है कि अतः समय पर समस्या की पहचान करके बच्चों को प्रारंभिक हस्तक्षेप से प्रदान करने की सहायता करते हैं, और यदि समय रहते बच्चों के विकासात्मक विलंबना या विकास के अंदर आने वाली बाधाएं पर ध्यान नहीं दिया जाता तो यह तत्कालिक देरी स्थायी हो जाती है, और देरी से किया हुआ कोई भी हस्तक्षेप अंतराल को भरने में पर्याप्त नहीं होगा। यानी किसी भी बच्चे के विकास में आने वाले बाधक तत्व या बाधाएं या हस्तक्षेप को अगर समय पर पहचानने के बावजूद या पहचान नहीं पाते, उसका निदान नहीं कर पाते, तो वही समस्या आने वाले समय में या आने वाले विकास को कम कर देगा, दबा देगा। ठीक है, आगे देखिए। अपने देश में बच्चों की बड़ी संख्या है जो जीवन के शुरुआती वर्षों में खराब स्वास्थ्य, कुपोषण, घरेलू वातावरण में उद्दीपन के नियमों स्तर से जैसे विभिन्न प्रकार के जोखिम प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए प्रारंभिक विकासात्मक पिछड़ेपन की खोज और इसके लिए उचित कदम उठाए जाने आवश्यक है। अब है भारतीय संदर्भ में ईसीसी। ये तो छे कि बच्चों में प्रारंभिक काल होता है या प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है जिसमें बच्चे का विकास उन्नति की ओर चलता है, और उस उन्नति की ओर चलने वाले विकास में कुछ न कुछ बाधाएं आती है, और उन बाधाओं को समय पर जांच करके उस बाधाओं का निदान अगर समय के अनुरूप समय पर किया जाए तो उसका बच्चे में हस्तक्षेप का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अन्यथा अगर हम उसका समय के अनुकूल कोई भी निदान नहीं करते हैं तो वह समस्या दिनों दिन एक नई समस्या बन करके उभरेगी, और वह उभर करके एक नई समस्या खड़ी करेगी जिससे बच्चे के विकास में बाधाएं वो आ सकती है। समझ में आ गया? इतना सा मैटर था। अब आगे क्या कहते हैं भारतीय संदर्भ में ईसीसी कि ये तो एक बच्चे तक सीमित था कि बच्चे का विकास किस तरह से हो सके, किस अवधि तक हो सके, कितना कालांतर उसमें रहता है, क्या क्या चीजें उसमें होती है, कौन कौन से घटक उसमें जोड़ जाते हैं, कौन कौन सी बाधाएं या आक्षेप आते हैं, उनका निदान किस तरह से किया जा सके, ये तो सिर्फ एक बच्चे तक था। अब कह रहे हैं कि संपूर्ण भारतीय स्तर पर ईसीसी है वो क्या कर रही है, किस तरह से काम कर रही है, ये देखते हैं कि बच्चे के प्रारंभिक वर्षों के बारे में जागरूकता बढ़ा रही है और बच्चों को प्रारंभिक वर्षों की गुणवत्तापूर्ण देखभाल और सीखने के अवसर को उपलब्ध कराने के लिए महत्व को स्वीकारा जा सकता है। आगे दिए हैं अनेक शिक्षा विचारकों ने ईसीसी के क्षेत्रों में उल्लेखनीय विचार दिए हैं। इन विचारकों ने विशेष रूप से बच्चे को बड़े होते विचार करते विकास करते जैसे प्रश्नों का उत्तर दिया। भारतीय संदर्भ में प्रारंभिक बाल्य व्यवस्था की शिक्षा के बारे में गिज्जू भाई बादेका, क्या नाम है, गिज्जू भाई बादेका, ताराबाई मोदक, मारिया मांटेसरी अग्रिपंक्ति के विचारक हैं। तीन विचारक जो भारतीय स्तर पर ईसीसी को मुख्य उद्देश्य में या मुख्य शब्दों में जोड़ने का प्रयत्न किया है वो कौन कौन थे? गिज्जू भाई बादेका, दूसरी ताराबाई मोदक और तीसरा मारिया मांटेसरी अग्रपंक्ति के विचारक रहे। गिज्जू भाई बादेका का कहना है, इनका मानना था कि बच्चों के उचित विकास के लिए अच्छी शिक्षा आवश्यक है। बच्चों के विकास के लिए कौन से महत्वपूर्ण तत्व या घटक को मानना है? बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा को। किसको माना है? बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा को। और इसी के लिए उन्होंने अपने गुजरात के भावनगर कहां पे स्थित है? गुजरात में सन 1920 में बाल मंदिर नाम से पूर्व प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की थी। यानी सर्वप्रथम भारतीय स्तर पर अगर हम ईसीसी का अध्ययन करें तो ईसीसी में गिज्जू भाई जो बदेका थे, गिज्जू भाई बदेका ने सर्वप्रथम या सबसे पहले सन 1920 में गुजरात के कौन से नगर? भावनगर में बाल मंदिर के नाम से एक पूर्व प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की थी, विद्यालय ओपन किया था। दूसरे अपने हैं ताराबाई मोदक। इनका मानना है कि भारत की पूर्व प्राथमिक विद्यालय शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्होंने वर्ष 1926 में तात्कालिक बंबई, वर्तमान में मुंबई, नूतन बाल शिक्षण संघ, किस नाम से? नूतन बाल शिक्षण संघ की स्थापना कब हुई थी? 1926। कहां पे हुई थी? मुंबई में। किसने की थी? तारा
ताराबाई मोदक ने की थी। किसने की थी? ताराबाई मोदक, जो ईसीसी के हमारे दूसरे विशेष व्यक्ति माने गए थे। पहले कौन से थे? पहले थे गिजुभाई बदेका, जिन्होंने बाल मंदिर कहां पे खोला था? भावनगर गुजरात में। कब? 1920 में। दूसरे ताराबाई मोदक, जिन्होंने मुंबई में किस नाम से? नूतन बाल शिक्षण संघ की स्थापना कब की थी? 1956 में की थी। ठीक है, और 56 में स्थापना की। और यहाँ विभिन्न पृष्ठभूमि में विद्यार्थियों की गतिविधियों और वास्तविक जीवन के अनुभवों में सीखने थे। तीसरे हमारे व्यक्ति हुए थे मारिया मोंटेसरी। इनके द्वारा प्रदत्त मोंटेसरी विधि, एक शिक्षण विधि आती है। कौन सी विधि? मोंटेसरी विधि। यह पढ़ाने की एक विधि है, मोंटेसरी विधि। इसमें क्या कहा गया था कि पूर्व प्राथमिक विद्यालय शिक्षा में प्रयुक्त होने वाला एक उपागम है। इसका दुनिया के सारे बच्चों के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इन्होंने भारतीय स्तर पर नहीं, संपूर्ण विश्व स्तर पर की बात कही है कि कोई भी, मोंटेसरी विधि में कहा कि कोई भी बच्चा या दुनिया के सारे बच्चों के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है, और यह एक सुव्यवस्थित माहौल में बच्चे के स्वाभाविक विकास का सहयोग करने की महत्वपूर्ण विधि है। कौन सी विधि? मोंटेसरी विधि। और मोंटेसरी विधि के लेखक क्या है? मोंटेसरी विधि किसने दी थी? मारिया मोंटेसरी ने दी थी। ओके, क्लियर? चले आगे। हमारे भारतीय शैक्षिक विचारक हुए थे, यानी भारत में कुछ शैक्षिक अनुसंधानों को, शिक्षा क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए कुछ विचारक हमारे सामने आते हैं, जिसमें पहले थे हमारे महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, जाकिर हुसैन के लेखन विधियों में भी जीवन के निर्माणात्मक वर्षों के दौरान बच्चों की देखभाल और शिक्षा पर ध्यान आकर्षित किया गया था। इनका विचार यह रहा था कि बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए। कहने का प्रश्न ये यहाँ उठ सकता है कि बच्चों को अपनी ही मातृभाषा में शिक्षा देने या शिक्षा ग्रहण करने की बात सर्वप्रथम किसने रखी थी? तो हमारे विचारक महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर और जाकिर हुसैन जी का आप यहाँ पे उदाहरण दे सकते हैं कि इन्होंने जो लेखन लिया था, लेखन कार्य किया था, इन्होंने प्रारंभिक बाल्य व्यवस्था पर लेखन कार्य की, और उसमें यह भी कहा था कि बच्चों को या छोटे बच्चों को शिक्षा जो देनी है वो उनकी मातृभाषा में ही देनी आवश्यक है। इनकी शिक्षा उनके सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण से घनिष्ठता से संबंधित होनी चाहिए। पहली चीज कौन सी बताई थी? कि पहली चीज ये बताई है कि परिवार या मातृभाषा, बच्चे की शिक्षा कौन सी भाषा में होनी चाहिए? मातृभाषा में होनी चाहिए। दूसरी चीज, उन्हीं के समाज और सांस्कृतिक वातावरण से घनिष्ठ संबंध जो रख पा रहे हो, उसी संबंधों के अनुसार बच्चे की शिक्षा है वो शिक्षा प्रसारित होनी चाहिए। आगे, यह एक समुदाय से भी संबंधित होनी चाहिए जिसमें बच्चे और उनके परिवार रहते हो, मातृभाषा से जुड़ा हुआ हो, समाज से जुड़ा हुआ हो, लेकिन साथ ही साथ अपने समुदाय या कुटुंब से भी जुड़ा हुआ होना चाहिए शिक्षा। समझ में आ गई चीजें? आगे देखिए, वर्तमान में भारत में इसी से जुड़ी सेवाएं सरकारी, निजी और गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्रदत्त की जाती है। वर्तमान में सरकारी विद्यालय हैं, निजी विद्यालय हैं, गैर सरकारी कार्यालय हैं या गैर सरकारी संगठन या संस्थान है, वो शिक्षा दे रही है। भारत सरकार ने प्रारंभिक बाल्य अवस्था में दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच को सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किया। वर्ष 1975 में एकीकृत बाल विकास सेवा, कौन सी? ध्यान रखना, 1975 कौन सा? एकीकृत बाल विकास सेवा, जो ICDS योजना का प्रारंभ हुआ था। इसका उद्देश्य था कि 6 वर्ष तक के बच्चों का स्वास्थ्य, पोषण और विकास संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करना था। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और विकास के लिए एक एकीकृत और विशिष्ट कार्यक्रम चलाया गया था, और यह कार्यक्रम गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करने वाले महिलाओं की देखभाल के लिए शामिल किया गया था। यानी कौन सी योजना? एकीकृत बाल विकास सेवा योजना किसके लिए की थी? उद्देश्य क्या था? 6 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और विकास से संबंधित आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और विकास के लिए एकीकृत और विशिष्ट कार्यक्रमों चलाना, और गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करने वाले महिलाओं की देखभाल करना भी इसमें
शामिल है। हाल ही में 5 पंचवर्षीय योजना, ध्यान रखना कौन सी योजना, पंचवर्षीय योजनाओं में ईसीसी पर ध्यान और प्रारंभिक बाल व्यवस्था देखभाल में शिक्षा संबंधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति कौन सी, 2013 और 2012 में एनटीटी बंद करके ईसीसी को रखा गया था। ईसीसी की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किए थे, जिसके द्वारा प्रारंभिक बाल व्यवस्था के बच्चों के गुणवत्तापूर्ण देखभाल और शिक्षा के अवसर सुनिश्चित करवाने की बात कहता है। निजी और गैर अनुदानित केंद्र जैसे नर्सरी हो, कंडीग्रांटेड हो और निजी विद्यालयों के लिए पूर्व प्राथमिक विद्यालय विभाग देश में पूर्व प्राथमिक विद्यालय शिक्षा उपलब्ध कराते हैं और ये केंद्र मुख्यतः नगरीय क्षेत्रों में अपनी सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं। जिसके अलावा सरकारी और गैर सरकारी संगठनों में इसी से जुड़े कार्यक्रम है वो भी संचालित हो रहे हैं। अब है वैश्विक संदर्भ में ईसीसी, ये अपन कल की क्लास में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद, बने रहे, जुड़े रहे अभिज्ञान क्लासेस रतनगढ़ के साथ। धन्यवाद।